नमस्कार दोस्तों। काम तूने बड़ा कुछ किया तो नहीं, क्यों झुकाऊं मैं सर, तू खुदा तो नहीं। किस लिए नाज तेरे उठाता फिरूं, एक पत्थर है तू, आईना तो नहीं। आंधियां लाख आती हैं, आती रहें, जल रहा हूं अभी, मैं बुझा तो नहीं। दीपक पंडित जी की ये पंक्तियां निश्चित रूप से इस देश की राजनीतिक दशा दिशा पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज सवाल यही उठता है कि आखिर मैं तेरे आगे सिर क्यों झुकाऊं, क्यों झुकाऊं। तेरी आंधियां मुझे बुझा नहीं पाएंगी। मैं जल रहा था, जलूंगा और रोशन करूंगा, यह देश कह रहा है। देश के वो ईमानदार पत्रकार कह रहे हैं, देश के लिए लड़ने वाले वो राजनेता कह रहे हैं, उस दौर में कह रहे हैं जिस दौर में इस लोकतंत्र को खत्म कर देने का पूरा बीड़ा उठा रखा है नरेंद्र मोदी ने। एक निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए, एक तानाशाह शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने हर वह बिसात बिछा रखी है जो जरूरी है। उन्होंने इसके लिए पुलिस का भी इस्तेमाल किया, सीबीआई का भी किया, ईडी का भी किया, इनकम टैक्स का भी किया, डीआरआई का भी किया, एनसीबी का भी किया, आर्मी इंटेलिजेंस का भी किया और तमाम सारे ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, जांच एजेंसियां हैं जिनका किया जा रहा है। आईबी, रॉ और न जाने क्या क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनसे रिपोर्ट्स बनवाई जा रही और उसके बाद में उन्हें फंसाया जा रहा है। जो देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इस देश के पीड़ितों को न्याय देने के लिए बनी है, उनकी मदद करने के लिए बनी है, उन सबको किस तरीके से डराया जा रहा है, उन्हें बदला जा रहा है उस स्वरूप में कि वो न्याय की अदालतें न बचे, बल्कि सरकार की अदालतें बन जाएं, पुलिस की अदालतें बन जाएं, जांच एजेंसियों की अदालतें बन जाएं। और उसका नतीजा है, हम तमाम सारे केसेस में देख रहे हैं, सबूत नहीं है लेकिन लोगों को कैद में रखा जा रहा है, उन्हें कैद में मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो। हमने तमाम सारे नेताओं को देखा है, जो आवाज बनते हैं उनके साथ इसी तरीके से होता है, जो पत्रकार आवाज बनते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। अब तक इस देश के 400 पत्रकारों के खिलाफ, छोटे बड़े पत्रकार, उनके खिलाफ तमाम तरह के इस तरह के हथकंडे अपनाए जा चुके हैं। कमोवेश इसी तरीके से तमाम राजनेताओं के खिलाफ भी अपनाए जा चुके हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं। आखिर इतनी ताकत सरकार में आई कहां से, सबसे बड़ा सवाल है। ताकत इसलिए आई कि इस देश के नफरत से बुझे हुए लोगों ने उन्हें अपना सिरमौर बनाया। इस देश के उन लोगों ने जो कभी जात के नाम का नफरत करते हैं, कभी धर्म के नाम की नफरत करते हैं, उन लोगों ने उन्हें सिरमौर बनाया। तो दोष मैं पहले नरेंद्र मोदी को नहीं दूंगा, दोष मैं भाजपा को, आरएसएस को नहीं दूंगा। सबसे बड़ा दोष इस देश की उस आवाम का है जिसने ऐसे गलत लोगों को सिरमौर बनाया, नफरत करने वालों को सिरमौर बनाया। और जो गांधी के हत्यारे हैं, निहत्थे गांधी के, बुजुर्ग गांधी के हत्यारे हैं, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारे हैं, जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं, जो तमाम सारे और राजनेताओं के हत्यारे हैं, उनको जो समर्थन देते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, जात की तुष्टीकरण हो या धर्म का तुष्टीकरण हो या नफरत की भाषा हो, कोई भी कारण, वो इसके लिए जिम्मेदार। गलतियां सबसे होती हैं, जो सत्ता में होता है कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, बावजूद इसके खड़ा हुआ जाता है,
सच के साथ, सच के लिए लड़ा जाता है। मैं कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करता हूं, बहुत बड़ी कांग्रेस की जमात है जिसे मैं नहीं पसंद करता, लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप सदैव ईमानदार नहीं। नेहरू गांधी परिवार सदैव ईमानदार नहीं। उसने इस देश को सिर्फ दिया है और दिया ही है, लिया कुछ नहीं। अपने सर्वोच्च बलिदान भी दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उसी परिवार को खत्म करने के लिए तमाम राजनीतिक दल बने, तमाम सारे लोग बने, तमाम शक्तियां काम करी, देश के अंदर देश के बाहर, उन्हें बदनाम करने के खेल हुए। और ये सब खेल रचने में किनका हाथ था, आज इस पर बात करूंगा। इस देश के तमाम पूंजीपतियों ने सदैव से किया। आप याद करें, जब देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में जिस तरीके से नेहरू ने इस देश के गरीब मिडिल क्लास को संबल देने के लिए किस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसे सोशियो इकोनॉमी कहते हैं, वो मॉडल अपनाया जो दुनिया का एक अपना अद्भुत मॉडल था, जिससे कि हम बड़े बड़े रईसों से पैसा लेंगे, गरीब और मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे खर्च करेंगे और उसे संबल देके बराबरी पे लाने की कोशिश करेंगे। यह एक शुरुआत हुई। इस देश का औद्योगिकरण हुआ, इस देश का में हरित क्रांति आई, दुग्ध क्रांति आई और तमाम सारी चीजें आई। ये चीजें ही नहीं पसंद थी, क्योंकि पूंजीपति चाहते थे सब कुछ उनके हाथ में मिले। यहाँ के जमींदार, राजे, रजवाड़े चाहते थे सब अपने हाथ में, और उसकी पूरी साजिशें। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोग टूट करके चले गए और उन्होंने आरएसएस के जनसंघ के साथ मिल करके किस तरीके से साजिशें रची। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जब आई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी को खत्म करने के लिए किस किस तरीके से साजिशें रची गई और किस तरीके से पूरा खेल हुआ। पूंजीवादियों ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और कैसे उसका रूप दिया गया, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन फिर भी पूंजीवादी जीत नहीं पाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे। हमारे बुजुर्ग इतने समझदार थे, वो जानते थे कि कौन क्या है और कैसे है। भले ही उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान था। यह पितृपक्ष चल रहा है। हिंदू मैथोलॉजी में इसे मानते हैं कि बुजुर्गों को आदर भाव के साथ में नमन करते हैं। मैं आज अपने बुजुर्गों को नमन करते हुए कहता हूं कि हमारे बुजुर्ग महान थे। उन्होंने सच को सच समझा और गलत को गलत समझा, और इसीलिए उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने उतार फेंका उन लोगों को जो नफरत के बूते आ रहे थे, जो पूंजीवाद को लेके आ रहे थे, और उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित कराया। आज क्या है? आज हमारी तथाकथित पढ़ी हुई जनसंख्या, आबादी, लोग कथित रूप से विद्वान कर क्या रहे? उस नफरती, उस पूंजी के गुलामों को सत्ता सौंप रहे हैं। और पूंजी की गुलामियत यह हो गई है कि आप याद करिए, एक समय होता था पूंजीपति हाथ जोड़ के सरकार के आगे खड़े होते थे। आज हमारी सरकारें उन पूंजीपतियों के आगे हाथ जोड़े खड़ी होती। आज पूंजीपतियों का पूरा खेल चल रहा है। चुनाव उनको सौंप दिया गया और किस तरीके से बैकडोर एंट्री कराने का पैसे का पूरा वो हो गया है। पूरा चुनाव, हिंदुस्तान का चुनाव कुछ 100 करोड़ रुपए में हो जाता था, प्रचार और सब पे खर्च होता था। आज वो लाखों करोड़ रुपए में होता है। राज्यों के चुनाव 20,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के बीच में होते हैं। यह दशा हो गई। और किस किस तरीके से खेल होते हैं। इन खेल का एक हिस्सा चुनावी बॉन्ड है, और चुनावी बॉन्ड के जरिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 80% से अधिक का अनुदान मिलता है, जिसका कोई पता नहीं होता किसने दिया। और वो काला धन होता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का धन डाला जाएगा उसके बारे में पूछना नहीं। कांग्रेस के समय में 2014 तक क्या होता था कि 20,000 रुपए तक का आप दे सकते हैं, उस पर आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उससे ऊपर होगा तो आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझिए अब क्या है, सरकार ने कहने को तो कर दिया नहीं 2,000 तक का ही अब से, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर से
वो 2,000 वाला या 20,000 वाला भी जोड़ लीजिए तो भी सब मिलाकर के 100-200 करोड़ रुपया बनता था। आज हर चुनाव में जो चुनावी बॉन्ड बनते हैं, उन चुनावी बॉन्ड की बात करिए, वो चुनावी बॉन्ड हजार करोड़ रुपए के हो, हजार करोड़। और हर बार जब चुनावी बॉन्ड खुलता है तो उतने ही दिनों में, चंद दिनों में, उसमें कितने हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। और इस तरीके से साल में कई बार जब खुलता है और इसी तरीके से खेल होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बस इतना ही पता है कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। आज आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि उसने गोवा चुनाव के दौरान 100 करोड़ रुपए का खेल किया और उस चुनाव में वो पैसा लगवाया और उसके लिए उस कंपनियों को रियायतें दी। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी ने भी उन पूंजीपतियों से हजारों हजार, लाखों लाख करोड़ रुपया जो लिया, उन कंपनियों को तमाम तरह से लाभ दिए। कानून बदल दिए गए, चाहे कंपनी एक्ट हो, चाहे दूसरे और एक्ट हो, फेरा का कानून हो, फेमा का कानून हो, और जो भी कुछ सब बदल दिया गया। इस देश में प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी गई उद्योगों की। यही वजह है कि देश आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद में उन्होंने अपनी मनमानी की, श्रम कानूनों को सस्पेंड कर दिया गया, और जिस तरीके से किया गया उसके बाद इस देश के अंदर, इस देश के लोगों का शोषण हुआ है। तभी मैं कहता हूं हमारे पूर्वज समझदार, उन्होंने ना आर्थिक गुलामी होने दी, न लोकतंत्र को खत्म होने दिया, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया। आज बिल्कुल उलट हो रहा है। हम कथित रूप से पढ़े लिखे, योग्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों से जाहिल हैं, गंवार। हम नहीं समझ पाए कि वास्तव में जो कांग्रेस कर रही थी वो हमारे लिए कर रही थी। राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या राजीव गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, मनमोहन सिंह हो, इन सब ने इस देश के लिए किया। लेकिन बाकी ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ही बात करें, प्रमोद महाजन पूरा कारपोरेट मैनेज करते थे, नरेंद्र मोदी भी उसका पार्ट होते थे, तब छोटा पार्ट होते। उसके बाद इसी तरीके से बढ़ता गया और खेल हुआ। आज आप देखिए, आज कारपोरेट ही कारपोरेट, पूंजीपति पूंजीपति, और वही सब तय कर रहे हैं कि देश का लोकतंत्र क्या होगा। भारी भरकम पैसा इस्तेमाल हो रहा है, अवैध तरीके से इस्तेमाल। अब आप देखिए, जो कंपनियां, जो कारपोरेट मोदी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को देती हैं, चंदा देती हैं चुनावी बॉन्ड के जरिए, जो गोपनीय है, जो ब्लैक मनी है, उन्हें किस तरीके से फायदा दिया जाता है। उनके जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां होती हैं, उनको खत्म करने के हिसाब से, उनके हिसाब से कानूनों में संशोधन कर दिया जाता है और बताया भी नहीं जाता। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। लोकतंत्र खत्म करो और सिर्फ हमारा अधिनायकवाद स्थापित करो, निरंकुश शासन स्थापित करो। इसके लिए हम किस तरीके से करें? इस देश के अंदर इस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो तमाम सारे पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का जो सब माफ किया गया, लोन माफ किया गया, और जिसे राइट ऑफ कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें बट्टे खाते में डाल दिया गया, और विदेशी कानूनों में संशोधन किए गए। विदेशों से आने वाले जो विदेशी कंपनियों ने, जो राष्ट्र विरोधी कंपनियां हैं, उनको किस तरीके से यहां पर आमद दी गई और उनको किस तरीके से किया गया। वीवो को ही देख लें, जिसे करके आज न्यूज क्लिक के पत्रकारों को तमाम चीजें कहते हैं कि उन्होंने मदद करी। तो वीवो को इस देश के अंदर बीसीसीआई ने 3 बार उनके लोगों को वो किया और भारी भरकम रकम दी। कौन है उसमें बीसीसीआई? अमित शाह का बेटा। उसके अलावा किस तरीके से आपने उन लोगों को, टाटा ने जिस तरीके से लाभ दिया
और नतीजा ये हुआ टाटा को तमाम सारे ठेके पट्टे दे दिए गए, कहा उससे 4 गुना 10 गुना आप कमा लो। इसी तरीके से उन्हें कई सारी रिबेट दे दी। इसी तरीके से दूसरी और हुई, चाइनीज कंपनियों के ही बूते नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति आज खड़े और चाइनीज ही उनकी कंपनियों को संचालित कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में पैसा बावजूद इसके, और वो पैसा यूज कहां हुआ? इस देश के लोगों की केयर पर यूज नहीं हुआ, वो पैसा चुनावों में इस्तेमाल। किस तरीके से उसे डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में काम किया। तो आज मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार जब यह करती है तो उसके खिलाफ राहुल गांधी यदि हमला बोलते हैं, सच बताते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उन्हें सजा सुना दी जाती है। संजय सिंह जब बोलते हैं उस पर, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। राहुल गांधी के खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, प्रियंका गांधी और जो उनके पति हैं वाड्रा, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है आज तक। और धीरे धीरे सरकार गोलमोल करती है, लेकिन केस नहीं खत्म होने देंगे, झूठा फंसाए रखे। लेकिन राहुल गांधी चूंकि डरते नहीं, लड़ते हैं, इसके बाद भी वो कहते हैं जेल भेजो, कहीं भी रहूंगा लड़ूंगा। इसलिए सरकार डरती है, इसलिए वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि लोकतंत्र रहे ही नहीं, हमारे सिस्टम से चले और हमारे सिस्टम से सब कुछ हो। और जब हमारे सिस्टम से होगा तो हम संचालित करेंगे क्या हो, और उसके बाद हमारे पूंजीपति पैसा कमाएंगे, जनता को लूटेंगे, जनता पर टैक्स लगाए जाएंगे और ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे। इस देश के सारे एसेट्स उन्हें सौंपे जाएंगे, तमाम सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन और न जाने कुछ भी आप देखो, सड़क से लेकर के। और सबसे बड़ा घोटाला तो हिंदुस्तान के अंदर जो इस सड़कों का घोटाला है, एनएचएआई का, जो नितिन गडकरी के नेतृत्व में चल रहा है। और उस घोटाले में जिस तरीके से खेल हुआ है, आज सड़कों पे चलना कितना महंगा हो गया। कम से कम 2 रुपए प्रति किलोमीटर से लेकर के 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक की सड़कें हो गई। अब आप सोचिए, रोड टैक्स आप देते हैं, दूसरे और टैक्सेस आप देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस आप देते हैं, बावजूद इसके आपसे यह वसूली है। और ये छोटी मोटी वसूली होती तो भी चलता कि चलिए सुविधा का हम दे। शर्त यह हुई थी जब ये सड़कें बनाई, टोल रोड बनाए जाने का हुआ था कि साथ में पैरेलल रोड भी होगी कि यदि कोई व्यक्ति टोल पे नहीं चलना चाहता, उस पे चलना चाहता है तो उसे वो मिले। लेकिन वो चीज खत्म कर दी गई इस सरकार, उस ऑप्शन को ही नहीं रखा गया। अब तो आपको सिर्फ देना ही है, सरकार की लूट में हिस्सा बनना। और वो लूट का पैसा जाएगा कहां? भारतीय जनता पार्टी के खाते में। यही वजह है कि हिंदुस्तान के 750 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के आलीशान दफ्तर बन गए। चंडीगढ़ शहर में ही 2 इनके ऐसे इतने आलीशान दफ्तर हैं जो 5 स्टार स्तर के। इसके अलावा इनके अनुसांगिक संगठनों के इसी तरीके से यहां पर 20 दफ्तर हैं। अब सोचिए, चंडीगढ़ में संपत्तियां इतनी महंगी है कि आप 100 वर्ग गज का भी घर लेना मुश्किल है, बहुत बड़ी बात। और वहां यह हालत है, इतनी संपत्तियां कब्जा कर। तो इससे आप समझ सकते, मैं उदाहरण के लिए देता हूं, आप देश के किसी कोने में जाके देख लीजिए, जहां भाजपा का संगठन भी नहीं है, वहां पर भी इनके कार्यालय आलीशान बन गए या बन रहे। पैसा कहां से आ रहा है? अचानक क्यों बरस रहा है? क्योंकि उन पूंजीपतियों के हिसाब से सरकार चल रही है, इसलिए सब हो रहा है। और उसमें शर्त यह है कि लोकतंत्र को हम खत्म करेंगे और अधिनायकवाद, निरंकुश सरकार साथ स्थापित होगी, और फिर जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप हमें जिताइए, हमें बनाइए। तो साहब ये शर्त है। अब सोचिए, समझिए, ये आपको समझना है कि आप मूर्ख हैं या आपके पूर्वज मूर्ख थे जो कांग्रेस के साथ खड़े। जय